नमस्कार, प्रभा साक्षी में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंकित सिंह। कार्यक्रम है चाय पर समीक्षा और हमेशा की तरह इस कार्यक्रम में रहेंगे प्रभा साक्षी के संपादक नीरज कुमार दुबे जी। सर, बहुत स्वागत है आपका। हम लोग चाय पे समीक्षा कर रहे हैं और जाहिर सी बात है चाय में मिठास बरकरार है, लेकिन जिस तरीके से नेताओं में, राजनीतिक दलों में और राज्यों के बीच जो द्वंद्व चल रही है और द्वंद्व की जो स्थिति पैदा हो रही है वो कहीं ना कहीं फेडरल स्ट्रक्चर के लिए ठीक नहीं है। आप भाजपा नेता बग्गा की जिस तरीके से पंजाब पुलिस की ओर से गिरफ्तारी की जाती है, फिर वो जाके हरियाणा पुलिस उसको रोकती है, दिल्ली में अपहरण का केस दर्ज होता है, दिल्ली पुलिस उन्हें वापस लेकर आती है, मामला कोर्ट में पहुंचता है। हम इस पे नहीं जाएंगे कि कोर्ट में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, हम इस पे जाएंगे कि जिस तरीके से तेरी पुलिस तेरा काम, मेरी पुलिस मेरा कानून, इस तरीके की जो राज्यों के बीच द्वंद्व चल रहा है कि मेरी पुलिस है मेरे हिसाब से चलेगी, आपकी पुलिस है आपके हिसाब से, क्या पुलिस एक मोहरा बनकर रह गई है वर्तमान में देखा जाए तो राजनीतिक दलों का और राज्य सरकारों का? देखिए, ये जो दिल्ली का जो घटनाक्रम है, ये इसको कह सकते हैं कि नियमों का और जो कानून है, जो कानून जो कहता है उसका खुला उल्लंघन था। आम आदमी पार्टी कहती है कि हम नई तरह की राजनीति कर रहे हैं और वाकई वो नई तरह की राजनीति कर रहे हैं। अब पंजाब में उनकी पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनी है, तो आप देखिए अक्सर खासतौर पे जैसा होता है जब कोई दूसरा दल सत्ता में आता है तो उसका काम ये होता है कि राजनीतिक जो हमारे विरोधी हैं जरा उनसे पहले निपटा लिया जाए। लेकिन आप देखिए कि पंजाब में क्या हो रहा है। पंजाब में वहाँ के राजनीतिक विरोधी से नहीं निपट रहे हैं, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के यानी कि आम आदमी पार्टी के चीफ के जो राजनीतिक विरोधी हैं उनसे निपटा जा रहा है। आप अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कुछ बोलते हैं, पंजाब में मुकदमा दर्ज हो जाता है। अब अभी तेंद्रपाल सिंह बग्गा का जो मामला आया, उससे पहले हमने देखा कुमार विश्वास का, उससे पहले हमने देखा अलका लांबा का। तो ये सब घटनाक्रम दिखा रहे हैं कि पंजाब पुलिस का किस तरीके से दुरुपयोग हो रहा है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये सारे के सारे, कभी ये तीन जो हमने मामले कहे यही तीन मामले हैं जो पंजाब पुलिस के तरफ से आए दिल्ली में, लेकिन अब लगातार ये मामले आए। तो ये दिख रहा है कि पंजाब की जो सरकार है उसको चला कौन रहा है, ये सब कुछ सबके सामने है। और जिस तरीके से चाहे मुख्यमंत्री हों चाहे वहाँ के अधिकारी हों, आके केजरीवाल जी की क्लास ले रहे हैं, क्लास में किस तरीके से हम शिक्षा के क्षेत्र में काम करें। देखिए, दूसरों से आपके जो दूसरों के अनुभव होते हैं उनसे सीखकर और आगे बढ़ना, ये काम होना ही चाहिए और स्वस्थ लोकतंत्र इसी को कहते हैं। लेकिन ये जिस तरीके से पंजाब में हो रहा है उस पर लग रहा है कि पंजाब की सरकार रिमोट कंट्रोल से चल रही है। ये सिर्फ राजनीतिक दल कहें ऐसा नहीं है, ये सबको, जनता को भी दिख रहा है, लग रहा है। जो चर्चाएं होती हैं, हम चूंकि फील्ड में होते हैं तो हम जब लोगों से सुनते हैं, जब देखते हैं कि लोगों के मन में क्या है, सोशल मीडिया पे किस तरह की चर्चाएं चल रही, तो उसके आधार पर हम ये बात कह रहे हैं कि पंजाब में इस तरीके का एक मैसेज चला गया है कि सरकार भगवंत मान नहीं, अरविंद केजरीवाल चला रहे हैं और इसीलिए अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जो भी बोल रहा है उसके खिलाफ इस तरीके के मुकदमे हो रहे हैं। बिल्कुल। अब सवाल आया कि जो पंजाब पुलिस ने किया क्या वो सही था? अब पंजाब पुलिस का पहले पक्ष जानते हैं। पंजाब पुलिस कह रही है कि हमने 4-5 समन दिए थे, वो वहां पर पेश नहीं हुए पूछताछ के लिए, इसलिए हमको आकर उनको ले जाना पड़ा। लेकिन जो नियम कहता है, नियम ये कहता है कि देखिए, ये जो पुलिस से संबंधित जो गिरफ्तारी से संबंधित नियम है, इसको लेकर बहुत सारे मुद्दे हैं, बहुत सारे विवाद भी हैं। सुनवाई भी हुई है, सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के फैसले भी आए हैं इस पे। खासतौर पे मैं जो कि आपने हाई कोर्ट का फैसले की बात कही है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा 2019 में संदीप कुमार वर्सेस पुलिस का एक मामला था। ये मामला था, जो संदीप कुमार थे ये जेएनयू में थे और ये हिंदू, और उन्होंने शादी की थी उत्तर प्रदेश की एक मुस्लिम महिला निशा से, क्योंकि हम नाम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि मामला ये पब्लिक प्लेटफॉर्म पे है। तो जो निशा और संदीप की शादी हुई थी, उनके परिजनों के इच्छा के विपरीत हुई थी, इसलिए निशा के परिवार वालों ने, जो कि यूपी के रहने वाले थे, उन्होंने वहां पे उसके अपहरण की शिकायत दर्ज करा दी। यूपी पुलिस आई, जेएनयू कैंपस से संदीप कुमार को लेकर चली गई। और इसके बाद जब मामला अदालत में गया तो अदालत ने 3 लोगों की कमेटी बना दी थी इस पूरे मामले पर एक दिशा निर्देश जारी करने के लिए। 2019 में जो दिशा निर्देश दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से तय किए गए थे, हम उसको बताते हैं। क्या होता है कि आप दूसरे राज्य की पुलिस आपको आके किसी और राज्य में गिरफ्तार कर सकती है। गिरफ्तार करती है तो आपके पास एक सक्षम कोर्ट का वारंट होना चाहिए, गिरफ्तारी वारंट होना चाहिए इस व्यक्ति का। अगर वो आपके पास गिरफ्तारी वारंट नहीं है तो आपको लोकल पुलिस को आपको बताना है
पहली बात तो यह है कि आप जब अपने थाने से चल रहे हैं तो आपको वहां पर एंट्री करके मैं किस गाड़ी में जा रहा हूं और किस अधिकारी ने मुझे आदेश दिया है, या तो आदेश लिखित में मेरे पास है या मेरी फोन पर बातचीत हुई है, आपने अपने वहां पर डायरी में एंट्री किया और आप वाहन के साथ आप आ गए। दो तरह के अपराधी होते हैं, या कोई मान लीजिए आपको लगता है किसी पुलिस वाले को कि भाई मैंने अगर लोकल पुलिस को बताया तो लोकल पुलिस से खबर लीक हो गई, तो अगर वो आतंकवादी है या कोई बड़ा अपराधी है वो भाग जाएगा तो मैं उसको सीधा जाके गिरफ्तार करता हूं। आप कर सकते हैं ऐसा, वारंट नहीं है तब भी कर सकते हैं ऐसा, लेकिन उसके गिरफ्तारी के ठीक बाद आपको जो लोकल पुलिस है उसको बताना पड़ता है, और गिरफ्तारी उसी थाने में दिखाई जाती है, उस लोकल पुलिस थाने में दिखाई जाती है। आपने वहां से हिरासत में लिया, वहां गिरफ्तार किया, उसके बाद लेकर आप चले गए और 24 घंटे के अंदर वो जो रास्ता का समय है उसको हटा दिया जाता है। उसके बाद 24 घंटे में आपने वो न्यायाधीश के सामने उनको पेश करना है जिसको भी आपने गिरफ्तार किया है। तो हमने ये मामला देखा कि खासतौर पर जब आपने वो ध्यान होगा जब किसान आंदोलन चल रहा था तब दिशा रवि को दिल्ली पुलिस ने जाके बेंगलुरु में गिरफ्तार किया था। तो वहां पर गिरफ्तारी के बाद जो कर्नाटका पुलिस है उसको बताया था, बेंगलुरु पुलिस को बताया था, वहां पर सारी एंट्री हुई थी, सब कुछ तरीके से लाया था। अभी जिग्नेश मेवानी का जो मामला चल रहा है, असम पुलिस आई थी, असम पुलिस ने पहले गिरफ्तार कर लिया, फिर वापस गुजरात पुलिस को बताया, गुजरात पुलिस थाने में वहां पर जो गिरफ्तारी दिखाई गई उसके बाद असम पुलिस लेकर गई। तो इस तरीके से नियम और कानून जो कुछ हैं बने हुए हैं, स्पष्ट हैं, कहीं कुछ नहीं है। और हमने जैसा बताया कि हमने कहा कि आप किसी दूसरे राज्य में गिरफ्तारी के लिए आते हैं तो आपने लोकल थाने को अगर बताना है तो आप पहले वहां जाते हैं। लोकल पुलिस थाने का जो एसएचओ है वो आपकी मदद करने के लिए बाध्य है, आपके साथ अपनी टीम भेजता है और ताकि आपको कोई वहां पर दिक्कत ना हो। लेकिन आप पंजाब पुलिस अगर आई है तो पंजाब पुलिस ने लोकल थाने को संपर्क नहीं किया, लोकल थाने को संपर्क नहीं किया। और लोकल थाने में भी क्या होता है कि आप वहां पर पहुंचे तो आपने एंट्री की है अपनी कि मैं कहां से आया हूं, किस वाहन से आया हूं, क्यों आया हूं। और जब आप गिरफ्तार कर लेते हैं, वहां पे थाने में गिरफ्तार करते हैं, वहां से अपने राज्य के लिए चलते हैं तो भी आपको एंट्री करनी होती है कि हम जा रहे हैं, इतने बजे जा रहे हैं, इतने लोगों को लेकर जा रहे हैं। ये सब कहाँ है? कहीं किसी डायरी में है क्या कि पंजाब पुलिस आई और उसने लोकल पुलिस थाने को संपर्क किया, या पंजाब पुलिस ने चलो सीधा तेजिंदरपाल सिंह बग्गा को गिरफ्तार कर लिया और उसके बाद लोकल पुलिस थाने को बताने की कोई कष्ट किया कि भाई हमने इसको गिरफ्तार कर लिया और अब हम इसको लेकर जा रहे हैं। आप आए सीधा, आपने उसको गिरफ्तार किया और आप लेकर चल दिए। नियम कानून भी तो कुछ है, और ये नियम कानून तो जो स्पष्टता है ये कोर्ट के आदेशों द्वारा तय की गई है, तो इसमें कहाँ तो सवाल उठेंगे ही ना। बिल्कुल। और वैसे अक्सर ये होता है कि खासतौर पे पुलिस जो है इस तरह के घटनाक्रम हो जाते हैं कि आप आए और लोकल पुलिस थाने को संपर्क नहीं किया और आप लेकर चले गए। ऐसे घटनाक्रम पहले भी हुए हैं, लेकिन अक्सर जो आतंकवादियों के केस में या बड़े अपराधियों के केस में जब ऐसे मामले होते हैं तो लोकल पुलिस भी फिर क्या है ज्यादा उसको तवज्जो नहीं देती कि ठीक है, बाद में फॉर्मेलिटीज कर ली जाती हैं। विवाद तब होते हैं जब किसी राजनेता पर हाथ डाला जाता है, और वही तेजिंदरपाल सिंह बग्गा के साथ हुआ है, उस मामले में हुआ है कह सकते हैं। तो स्पष्ट रूप से मैं इस पे नहीं जा रहा कि वो मामला जो खिलाफ उनके दर्ज हुआ है वो सही है या गलत है। जो मैं उस पे जा रहा हूं कि सिर्फ हम जो इस मामले में साफ तौर पर दिख रहा है कि नियमों का उल्लंघन हुआ है, जो गिरफ्तारी से संबंधित नियम है, प्रक्रियाएं हैं, उनका पालन नहीं किया गया है पंजाब पुलिस के द्वारा। और ये एक जो हमारे राजनीतिक दल हैं वो जिस तरह से पुलिस को चलाते हैं, मोहरा बनाकर चलाते हैं, ये एक बड़ा हमने देखा महाराष्ट्र में भी इस तरह की घटनाएं हुई हैं जिस पर सवाल उठे हैं, और राजनीतिक दलों की तरफ से भी जो विशेषज्ञ हैं, कानून में सेवाएं दे रहे हैं या पुलिस में सेवाएं दे चुके हैं, ऐसे लोगों की तरफ से सवाल उठाए गए हैं। चाहे महाराष्ट्र की बात हो, उत्तर प्रदेश में भी ऐसे घटनाक्रम सामने आए, असम में आए, गुजरात में, कई सारे राज्यों में ऐसे घटनाक्रम सामने आते हैं। तो ये पुलिस की कार्यशैली पर सवाल नहीं होता है, ये राजनेताओं की कार्यशैली पर सवाल होता है कि आप क्यों पुलिस का जो असली काम है उसको करने दीजिए। पुलिस छापा मारने जाए किसी बड़े अपराधी पर, किसी बड़े आतंकवादी को गिरफ्तार करे, पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस करे तो आतंकवादी या अपराधी या कोई गुत्थी सुलझा लेने की प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, क्यों उसको विवादों में घसीटना। तो नेताओं को समझना होगा कि आप अपने जो राजनीतिक हित हैं उसको अपने तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से साधिए, उसको पूरा करिए। जो विपक्षी होता है उस पर हमले करना, उस पर दबाव बनाना, ये लोकतंत्र में इसकी इजाजत है, लेकिन
सत्ता का दुरुपयोग मत कीजिए। ये इस पूरे मामले में सत्ता का दुरुपयोग साफ साफ लगता है। पंजाब पुलिस की गलती हम नहीं कहेंगे, पंजाब की पुलिस की तरफ से चूक हो गई है, और ये चूक के लिए असल दोषी अगर हम कहें तो राजनेता ही हैं। लेकिन हरियाणा पुलिस की तो बात तो वो हो गई ना कि हरियाणा पुलिस का कोई मामला ही नहीं था जी, दिल्ली का मामला था, पंजाब पुलिस की गिरफ्तारी थी, और पूरा का पूरा खेल हरियाणा में और भी कुरुक्षेत्र में जाकर हुआ जहां महाभारत हुआ था। देखिए हम बिल्कुल कुरुक्षेत्र महाभारत तो कह सकते हैं कि बग्गा ने कुरुक्षेत्र जीत लिया। लेकिन आप देखिए कि खासतौर पे कुरुक्षेत्र का तो वो स्थान है जहाँ पे श्री कृष्ण जी ने उपदेश दिया था, जीवन के जो सूत्र वाक्य हैं वो बताए थे उन्होंने। तो खासतौर पे अगर हम देखें, जैसे आपने कहा कि हरियाणा पुलिस की क्या भूमिका है, अब जब हरियाणा पुलिस को, हरियाणा सरकार को ये सूचित कर दिया गया दिल्ली पुलिस की तरफ से कि किसी का अपहरण हुआ है और उसको पंजाब ले जाया जा रहा है हरियाणा के रास्ते, अब यानी कि वो एक जो अपराध हुआ है उसका घटना, उसकी सूचना आ गई है हरियाणा पुलिस के पास, तो हरियाणा पुलिस का भी दायित्व तो बनता है कि वो जो एक अपराध जो हुआ है वो उसके राज्य की सीमा से ना जाने पाए, क्योंकि उसके पास ये डिटेल है कि भाई अपहरण हुआ है। हाँ। वो नहीं है कि किसी पुलिस वाला ले जा रहा है या कोई और ले जा रहा है, अपहरण हुआ है, तो अपहरण को रोकना हरियाणा पुलिस की जिम्मेदारी हो जाती है, या हरियाणा की जगह कोई और पुलिस होती है उसकी भी जिम्मेदारी हो जाती। तो ये सब देखिए बात राजनीति की हो रही है, तो अगर किसी ने राजनीतिक चाल चली है तो जो दूसरे हैं वो भी राजनीतिक चाल चल सकते हैं, तो ये सब। लेकिन सर ये सवाल उठ रहा है, क्योंकि ये सवाल ये उठ रहा है कि मामला गुजरात के विधायक जिग्नेश मेवानी का था जी, FIR दर्ज हुआ असम में जी, मामला दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का था जी, FIR दर्ज हुआ पंजाब में जी। ये अजीब सी स्थिति नहीं बन रही कि आप जहां पे हैं, या तो आपको स्थानीय पुलिस पर भरोसा नहीं है जी, नहीं देखिए ये घटनाक्रम ना, ये हम अभी की घटनाएं दिख रही हैं शायद इसलिए हमको ये सब दिख रहा है, लेकिन राजनीतिक दल ये ऐसा ही करते हैं। खासतौर पे आप देखिए कि आपको ध्यान होगा कि कांग्रेस ने कुछ FIR, जो भी जितनी भी कांग्रेस FIR कराती है तो छत्तीसगढ़ में कराती है या राजस्थान में कराती है। हाँ। संबित पात्रा के खिलाफ या रमन सिंह के खिलाफ या अन्य लोगों के खिलाफ छत्तीसगढ़ में FIR हुई थी कुछ बयानबाजी को लेकर। ऐसे ही तो अब जब लगता है कि मेरी उस राज्य में सत्ता है तो हम वहां पर शिकायत दर्ज कराते हैं। महाराष्ट्र में जो बीजेपी लोग के या बीजेपी के जो 7 लोग हैं उनके खिलाफ अगर कहीं FIR होगी तो महाराष्ट्र में होगी, छत्तीसगढ़ में होगी या राजस्थान में होगी, जहां पर कांग्रेस की सरकारें हैं या कांग्रेस समर्थन से सरकार चल रही है। तो ये सब पॉलिटिकल पार्टीज करती ही हैं। खैर पॉलिटिकल पार्टी बहुत कुछ तैयारियां भी करती रहती है चुनाव को लेकर, और भाजपा अब तैयारियों में जुट गई है। अमित शाह का बंगाल दौरा बेहद महत्वपूर्ण था 2024 को लेकर, क्योंकि बंगाल कहीं ना कहीं जो 300 प्लस भाजपा पहुंची थी उसमें बंगाल की भूमिका काफी अहम थी, और उसी लोकसभा चुनाव के प्रदर्शन के दम पर भाजपा 200 प्लस का नारा देकर विधानसभा चुनाव में उतरी थी। लेकिन विधानसभा चुनाव के बाद 2 मई 2021 के बाद बंगाल में भाजपा के लिए बहुत कुछ बदल गया। अध्यक्ष बदला, संगठन के नेता बदले, कई विधायक इधर उधर चले गए, सांसद भी इधर उधर चले गए, मंत्रालयों में भी बहुत सारे नेताओं को बाहर किया गया, अंदर कई नए नाम आए सामने। बंगाल को लेकर अमित शाह की रणनीति इस वक्त क्या होगी, क्योंकि वो 2 दिन के बंगाल दौरे पर रहे हैं और ऐसे समय में रहे हैं जब कई जिला अध्यक्ष इस्तीफा दे रहे हैं, कई लोकल नेता इस्तीफा दे रहे हैं। तो बंगाल को लेकर अमित शाह की रणनीति क्या रहेगी, क्योंकि ये मई का महीना है और मई 2024 में ही लोकसभा के चुनाव के नतीजे भी आएंगे। तो बहुत दिलचस्प होता है कि आखिर अमित शाह बंगाल में किस तरह की रणनीति के साथ आगे बढ़ रहे हैं। जी देखिए, अभी तो जो उनका 2 दिन का दौरा था इसमें मुझे लगता है कि साफ तौर पे 2 ही उनका लक्ष्य थे, 2 लक्ष्य लेकर गए थे कि एक तो क्या है कि जो वहाँ पर बीजेपी में जो आंतरिक मतभेद उभरे हैं उसको जरा थामा जाए, पार्टी को एकजुट किया जाए। दूसरा जो उनका लक्ष्य था वो जो राजनीतिक हिंसा का वहाँ पे दौर जारी है, तो कार्यकर्ताओं में ये विश्वास जगाएं कि भैया जो आला कमान है बीजेपी का, जो सरकार है वो आपके साथ है, न्याय दिलाने के लिए आपके प्रतिबद्ध है। अब देख लीजिए, जब पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव संपन्न हुए 1 साल हो गया है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का दौरा नहीं हुआ था। गृह मंत्री वहां पर गए हैं लगभग 1 साल बाद। वहां पर प्रधानमंत्री जी ने कुछ वहां पे कार्यक्रम किए, ऑनलाइन के माध्यम से हुए हैं। तो वहां पर जो कार्यकर्ता संघर्ष कर रहे हैं, जो वहां पर पिट रहे हैं या जिनकी हत्या हो जा रही है, जिनके साथ दुराचार हो रहा है, अभी वो दिल्ली आए थे, हमारी उनसे मुलाकात हुई, तो उन्होंने जो घटनाएं बताई हैं, जो घटनाक्रम बताया है, वो किसी का भी हृदय बिल्कुल रूह को कपा देने वाली घटनाएं, रूह को कपा देने वाली घटनाएं थी वो सब चीजें। तो उनको भी लगता है कि हमने जिस पार्टी के लिए
अपनी जान को जोखिम में डाला, क्या वो पार्टी हमारी चिंता करेगी? अगर कोई मर गया है तो क्या उसके घर वालों की पार्टी चिंता करेगी? बिल्कुल। तो हमने देखा कि बीजेपी ऐसी चिंता कर रही है, उनकी मदद भी कर रही है। लेकिन जो आपने जिक्र किया कि बहुत सारे लोग इधर से आए इधर चले गए, तो वो जो लोग गए हैं वो चुनाव के समय ही आए थे और वो एक खास उद्देश्य के लिए आए थे, उनका उद्देश्य पूरा नहीं हुआ, वो वापस चले गए। और जो कुछ लोग तो ऐसा भी बताते हैं कि खेला होबे का नारा इसलिए दिया गया था कि उन लोगों को बीजेपी में जानबूझकर भेजा गया था कि बीजेपी को लगे कि हमारी ताकत बढ़ रही है, लेकिन वो ताकत बढ़ाने नहीं, ताकत घटाने आए थे और वो वापस अपना उद्देश्य पूरा करके चले गए। तो इस तरीके, जैसे मुकुल राय को लेकर कहा जाता है कि वो तो शुरू से ही तृणमूल के एजेंट थे बीजेपी में, जबकि बीजेपी ने उनको काफी तवज्जो दी, उनके मार्गदर्शन में सारी रणनीति बन रही थी, सब कुछ हो रहा था, सब चीज में अमल हो रहा था। तो खेला होबे का नारा शायद इसीलिए पूरे विश्वास के साथ दिया गया था, ऐसा भी लोग कहते हैं। तो देखना होगा। लेकिन अभी फिलहाल तो मैं अमित शाह जी का जो दौरा था वो उसके मैं उद्देश्य मानता हूं प्रमुख कि पार्टी को एकजुट करना वहां बहुत जरूरी है, क्योंकि मैंने जैसे कहा कि आपको कि एक तरह से आला कमान ने एक साल से बंगाल को छोड़ रखा था। हाँ। अब बंगाल को छोड़ रखा था तो बंगाल के जो लोग संघर्ष कर रहे हैं, चाहे वो सांसद हों, चाहे विधायक हों, चाहे कार्यकर्ताओं को लगता था कि हमारा भविष्य होगा या कुछ बेहतर या नहीं होगा, क्योंकि वहां पर तृणमूल अभी भी हावी है। आप देखिए, चाहे वो उपचुनाव हुए हों वहां पर अभी लोकसभा का या विधानसभा का, वो उसमें तृणमूल की एक तरफा और बम्पर जीत हुई है। तो इससे कार्यकर्ता का निराश होता है कि मैंने इतने दिन मेहनत की लेकिन हमारी जमानत जब्त हो गई। अब बीजेपी की एक रणनीति है कि पंचायत चुनाव वहां पर जल्द होने वाले, तो पंचायत चुनाव हर कार्यकर्ता लड़े। पंचायत चुनाव में आप जमीनी स्तर पर अपना आधार मजबूत कर पाते हैं, तो पंचायत चुनाव अभी वहां पर बीजेपी की पहली प्राथमिकता है और उसको लेकर पार्टी आगे आने वाले दिनों में कुछ रणनीति बनाएगी, ऐसा हमको लगता है। तो देखना दिलचस्प होगा कि बंगाल में फिर से भाजपा खुद को कैसे मजबूत करती है। जाहिर सी बात है, चुनाव हारने के बाद एक तरीके से निराशा जरूर होती है और कार्यकर्ताओं को उसका असर भी पड़ता है। लेकिन अमित शाह जी जो अभी वहां पर गए हैं, उन्होंने एक बड़ी बात कही है। हाँ। कार्यकर्ताओं ने कहा कि सब घटनाक्रम का उल्लेख करते हुए कहा कि यहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति शासन जो लोकतांत्रिक प्रणाली है उसमें ठीक नहीं है, और उन्होंने उदाहरण दिया कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत में कि ऐसे बहुत सारे राज्य हैं जहां पर हम बिल्कुल हमारी कोई उपस्थिति ही नहीं थी या हम बार बार हार रहे थे, लेकिन आज हम वहां पर सत्ता में हैं। उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा है कि आप भी सत्ता में आ सकते हैं, लेकिन संघर्ष करना ही होगा। बिल्कुल, और वहां के कार्यकर्ताओं को कहीं दूर नहीं देखना है, असम और त्रिपुरा से उदाहरण सीखना है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये था आज का चाय पर समीक्षा कार्यक्रम। अगले सप्ताह आपसे फिर मुलाकात होगी। मुझे यानी अंकित सिंह और प्रभा साक्षी के संपादक नीरज कुमार दुबे को दीजिए इजाजत। नमस्कार। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।